कल हमने बात की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोल रहा है? रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप। ये इसको यार देखिए, रोटरी, देखिए इसमें बोल सकता रहा रोटरी सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अभी इसमें क्या बोला? रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप। डिस्प्लेसमेंट पंप मतलब पिस्टन का उपयोग है। मैंने इसको बताया था कि इसमें अपन क्या उपयोग कर रहे हैं? पिस्टन का। क्लास से कोरिलेट करिए वर्ड टू वर्ड। देखिए सोचना कैसा है, मैं इसलिए आपको ये करवाता हूँ कि आपको सोचना कैसा है। आप ये सोचेंगे सर ये क्वेश्चन तो नहीं कराया, तो आप क्लास 1 और क्लास 2 का पेपर देने नहीं जा रहे हैं। आप पेपर जा रहे हैं सेकंड क्लास माइंस मैनेजर का, और आपको सोचने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, फास्ट करना पड़ेगा। जैसे रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप, तो इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन का उपयोग है। तो भैया पिस्टन का उपयोग है तो सबसे अच्छा क्या होगा? जितना ज्यादा दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि ये आपका पंप है, पंप का साइड, ठीक है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन जितना कम होगा तो आपका ऑयल में कम फ्रिक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ग्रिटी वाटर में पिस्टन खराब कर देगा, वाटर में भी आपका वो चीज नहीं मिलेगी जो ऑयल में हमको सबसे कम, दोनों के बीच में घर्षण कम होगा, क्योंकि उसमें एक लुब्रिकेशन मिलेगा। इस कारण से ये बेस्ट सुटेबल है ऑयल के लिए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछिए। इसी में, क्योंकि मैं एक और दूसरा प्रश्न दे रहा हूं जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है रोटरी सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब ये डिस्प्लेसमेंट पंप की जगह हो जाएगा। रोटरी सेंट्रीफ्यूगल पंप आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग। इसमें से क्या हैंडल करने में वह सुटेबल है? ऑयल, वाटर, ग्रिटी लिक्विड, बोथ ऑयल एज वेल एज ग्रिटी लिक्विड, नन ऑफ द अबव। बताइए। क्लास में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, क्लास थोड़ी सी पहले मैंने चालू की है क्योंकि मुझे रात में फिर अभी नाइट शिफ्ट भी जाना है, तो इस कारण से मैं थोड़ी जल्दी चालू कर दिया हूँ। बताइए भाई। अगर रोटरी डिस्प्लेसमेंट, और आपके ऑप्शन यही है ए बी सी डी ई, यही ऑप्शंस हैं। बस रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप मतलब पिस्टन है, मतलब सबसे अच्छा किसके लिए सुटेबल होगा? वाटर। मजहर अली जी बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इसी साल इस क्वेश्चन को ऐसा कर दे तो देखिए, रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप आर सुटेबल फॉर हैंडलिंग। डिस्प्लेसमेंट पंप आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, मतलब कि इसमें जो काम है वो किसका है? पिस्टन का है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का है, मोटर का है। और जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप का आ गया तो तुरंत एक सर्कल बन जाए और उसमें लगा हुआ वेंस दिमाग में आ जाए, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही मजहर अली जी, आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है, मैंने बोला था ये रेगुलेशन का 14th नंबर क्वेश्चन आ गया, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन से 2017 से। एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द रोप। कल 13 क्वेश्चन मैंने कराया था रेगुलेशन से। अभी सोचिए, अभी 150 क्वेश्चंस में से सिर्फ अभी हम लोग 43 क्वेश्चन है, और 43 में से 14th क्वेश्चन आपका रेगुलेशन का है। सोच लीजिए रेगुलेशन कितना बड़ा क्राइटेरिया रख रहा है। At least 2 turns of the rope on the drum shaft at its lowest working point in the shaft। ये चीज मैंने बताया है कि जब आपका ड्रम शाफ्ट में जो आपका ड्रम रहेगा, वाइंडिंग रहेगा, तो उसमें जो केज रहता है, ठीक है, तो वो जो केज है, केज में जो रोप जो ड्रम से पास हुआ है, जब वो अपने लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, कहाँ पास होगा? अपने लोवेस्ट पोजीशन में, फिर भी आपका जो वायर का लेंथ है उसमें 2 टर्न्स एक्स्ट्रा लपेटा हुआ होना चाहिए। ये बात हम क्लास में कर चुके हैं। लेकिन व्हाट इज द रेगुलेशन? मैं आपको रेगुलेशन बीच में स्टार्ट भी किया था, लेकिन आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो इसलिए मैंने रेगुलेशन बंद कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2010 और माइंड मशीनरी से रिलेटेड रेगुलेशंस को पढ़ा देता हूं, लेकिन किसी ने उतना रिस्पांस नहीं किया तो मैंने उस क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 79। देखिए ये आपका वाइंडिंग का है, मी एंड एस एस में। आप 79 में ही आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन्स। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन, कि 2 टर्न्स आपका एक्स्ट्रा लपेटा हुआ होना चाहिए। ठीक,
तो पढ़िए इसको 79 का, एट एवरी शाफ्ट इंक्लूडिंग ए शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक, हर एक शाफ्ट इंक्लूडेड मतलब कि ऐसा भी शाफ्ट जो कि अभी खोदना चालू है, बीइंग संक, वेयर winding is affected by means of an engine, the provision of sub regulation 2 to sub regulation 8 regarding winding engine shall be applied। मतलब जो रेगुलेशन नंबर 79 का सब रेगुलेशन नंबर 2 से 8 तक जितना भी प्रावधान है वह उन सारे के सारे शाफ्ट में लगेगा जो कि शाफ्ट बन चुके हैं और या फिर वह खुद रहे हैं, दोनों ही शाफ्ट में आपका ये रेगुलेशंस लगेंगे। पहला तो 79 का 1 जो है वो तो गलत हो गया, इसमें 2 टर्न्स के बारे में नहीं लिखा है। दूसरा, there shall be on the drum such flanges and also if the drum is conical or spiral such other appliances may be sufficient to prevent the rope from slipping and coiling unevenly। देखिए ये चीज बहुत अच्छी बोल दिया कि अगर मैं 79 का 2 बोलूं तो आपको ये कहानी याद होनी चाहिए कि फ्लेंजेस हो, या अगर फ्लेंजेस सिस्टम नहीं, अगर कोनिकल वाला ड्रम आप रखे हैं, ठीक है, मैंने ड्रम बताया था कि आपका जो ड्रम होता है इसमें फ्लेंजेस लगे हुए रहते हैं, जैसे आपका कोन शेप का था, ठीक है, तो इसमें क्या था, यहाँ पास फ्लेंजेस लगे हुए थे कि आपका बाहर न जाए। तो इसमें बोल रहा है कि जो कि रोप का स्लिपिंग ना हो और कॉइलिंग ना हो, ठीक है, मतलब अनइवनली कॉइलिंग ना हो, मतलब एक के ऊपर एक, तो सफिशियंट प्रिवेंट, रोप के लिए सफिशियंट प्रिवेंट उसमें होना चाहिए ड्रम में, पहला है, तो ये भी नहीं है। तीसरा, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर, फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ करके द एंड ऑफ रोप shall be securely fixed in such a manner that the rope is not unduly strained। ठीक है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ और अपॉन लेंथ, मतलब फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ करके रोप का जो एंड है, ठीक है, तो वह इस तरीके से फिक्स होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का खिंचाव ना पड़े। चौथा, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ रोप ऑन द ड्रम। देखिए यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पास आपका कम से कम 2 टर्न होने चाहिए व्हेन द केज और अदर मींस ऑफ कन्वीनियंस इज एज इज लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट ऑन द शाफ्ट। समझ में आ गया कि जब आपका केज सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर होगा उस समय भी आपका रोप इतना लेंथ का होना चाहिए कि 2 टर्न्स, मतलब जो ड्रम का जो आपका है 2 टर्न्स ऑफ रोप उसमें लगता रहे, जो ड्रम का डायमीटर है, ठीक है, कितना टर्न्स, ड्रम के डायमीटर के 2 टर्न्स डायमीटर में उसमें लगते हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो रेगुलेशन है ये कौन सा बोलता है, दैट इज डी 79 का 4 नंबर। इसके बाद वाला आप लोग बताइए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कपलिंग बिटवीन द टब्स। मैंने बताया था 2 टब्स के बीच में जो कपलिंग होती है उनका भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की मैंने बात की थी। बताइए 5, 6, 7, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 44, कपलिंग, ठीक है, एक होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ रोप। बताइए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये डायरेक्ट रेगुलेशन का क्वेश्चन है, मैंने बताया भी है कि जो बीच में कपलिंग अपन करते हैं, टब्स के बीच में जो अपन कपल करते हैं ना, डीलिंग के द्वारा करें चाहे ऐसा हुक के द्वारा करते हैं ना, तो वह जो है आपका कैसा है, मतलब कि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मझर सिद्दीकी जी ने सी बताया है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये देखिए फिर आपका आ गया, ये आपका 15 क्वेश्चन, मतलब 45 में से 15 क्वेश्चन हो गए आपके सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन में से। इन इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन 2 सेपरेट पावर सप्लाईज रिक्वायर्ड एज पर रेगुलेशन 2017। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक वाइंडिंग इंजन है तो 2 सेपरेट पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगा। तो उसका कारण क्या है कि 2 सेपरेट पावर सप्लाई आपको देना है कि अगर एक में आपका मेंटेनेंस चल रहा है या एक किसी खराबी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई दूसरे पावर सिस्टम से उपयोग करके हम मैन पावर को बाहर निकाल सके। तो ये किस रेगुलेशन में लिखा है, 81, रेगुलेशन नंबर 81 का 13, सब रेगुलेशन नंबर 15, 10, 12, 17। देखिए जस्ट आपका 88
81 मैं उस समय आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, मैन वाइंडिंग। तो डायरेक्ट नीचे चलते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस आपके लगभग 12 13 15 10 12 13 15 ऐसे है। तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अब इसमें आपको खोजना है, आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे दो सिस्टम के बारे में पूछा गया है, दो पावर सप्लाई के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़िए आप। रेगुलेशन नंबर 81 का सब रेगुलेशन नंबर 12, where the only mean of egress in a mine is by apparatus worked by steam or electricity। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्रेस मतलब मैन पावर को बाहर निकालने के लिए, अंदर ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। तो प्रिकॉशन शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट टू वाइंडिंग इंजन डू नॉट फेल साइमल्टेनियसली। मतलब कि दो वाइंडिंग इंजन एक साथ फेल ना हो। कैसे बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, मान लीजिए आपने मिनिमम अगर आप बनाएंगे तो दो शाफ्ट बनाएंगे मिनिमम, या फिर एक शाफ्ट या एक इंक्लाइन बनाएंगे, या दोनों इंक्लाइन बनाएंगे। ये सिस्टम जनरली चलता है, मिनिमम तो आपको इतना तो रखना है एज पर रेगुलेशन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो सप्लाई देंगे पावर का, तो इसके लिए अलग देंगे। ठीक है, और इसके लिए पावर सप्लाई अलग से दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी पावर सप्लाई को आप यहाँ ला के लगाए और इसी को कंटिन्यू करते हुए पावर का मतलब पैरेलल में लगाते हुए यहाँ भी लगा दिया। क्यों? इस कारण से अगर एक में मेंटेनेंस चल रहा हो, ठीक है, एक में कोई मेंटेनेंस चल रहा हो, तो दूसरा वाला पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो दूसरा वाला पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, इसलिए ये बोला गया कि आपको मिनिमम कितना है, इन द case of electric winding, the engine shall be capable of being connected to separate power supplies। इंजन का इतना कैपेबल होना चाहिए कि दो पावर सप्लाईज को वह कनेक्ट कर सके उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, ये जो आपका है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका डाटा है, मैं इसका भी मैं रखा हूं, बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा। What should be the minimum intensity of light of EVA in the surface transport machinery as per DGMS approval circular 012010। देखिए, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल में डाला हुआ है कितना लक्स का होना चाहिए आपका एवीए, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें खोजना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने डाला है इसमें। जो आपका एवीए लगता है ना, तो वह पूछ रहा है कि आप जो एवीए लगाते हैं, तो एवीए मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म। ठीक है, तो व्हाट शुड बी मिनिमम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज 300 लक्स। इसे याद कर लीजिए। ये आपका मैनिंग सरदार ओवरमैन के पेपर में, MSOM के पेपर में भी अभी NCL में पूछा गया था। ठीक है, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मशीनरी के लिए हमको जो एवीए लगाते हैं, उसमें 300 लक्स का लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी रिवर्स, आपको रिवर्स कैसे किया जाए। ठीक है, इसको रिवर्स, क्वेश्चन नंबर 40 को 47 को मैं कब समझाऊंगा, इसे डाउट केस में डाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ये अभी आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 47 को आप लिख लीजिए डाउट केस में, मैं इसे बाद में समझा दूंगा, क्योंकि इसे मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है। इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना, वो ये थोड़ा सा अंदर से पूछा हुआ सवाल है।
चलिए क्वेश्चन 48 देखिए, ट्रेलिंग केबल इज यूज्ड इन पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट शुड बी। कैसा होना चाहिए ट्रेलिंग केबल? 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर। तो ये आपका डायरेक्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रूल की ओर चलते हैं। इसमें ये चीज लिखी हुई है कि क्या बोला है, ट्रेलिंग केबल यूज्ड इन पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेबल एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट्स के लिए। 2 मिनट रुक जाइए, इसको मैंने डाला है इसमें, लेकिन वही है अभी देखे तब तो। ये एक्चुअल में 5 कोर होना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। जो ट्रेलिंग केबल आप यूज करते हैं पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट्स के लिए, दैट इज 5 कोर। 5 कोर होना चाहिए। क्लास में मैंने आपको बताया था 5 कोर क्यों होगा। 5 कोर क्यों होगा? 3 फेस कनेक्शन हो जाता है। इसको क्लास में 5 कोर, बिल्कुल मजर जी, अगर ये आपको मैंने पढ़ाया भी था कि 5 कोर क्यों होता है। ये आपका 3 कोर 3 फेस हो गया। ठीक है, उसके बाद एक आपका हो गया, +1 हो गया आपको अर्थिंग के लिए, और +1 हो गया आपको पायलट केबल के लिए। ये आपका हो गया 5 कोर। 3 फेस कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो 3 + 1 प्लस एक अर्थिंग एक पायलट कोर, टोटल हो गया 5 कोर। यहीं पास से गेट एंड बॉक्स पता है ना, मेन सप्लाई से आपका कहाँ जाता है? गेट एंड बॉक्स के लिए। ठीक है, और गेट एंड बॉक्स से आपका आता है अलग अलग ट्रांसपोर्टेबल इक्विपमेंट जो भी हैं आपके मशीन पे चल रहे हैं। इसको मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है। द आर्मोर्ड वायर्स ऑफ ट्रेलिंग केबल्स आर मेड ऑफ। द आर्मोर्ड वायर ऑफ ट्रेलिंग केबल्स आर मेड ऑफ, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, मजरा लीजिए। देखिए, इसे बनाया जाता है गैल्वेनाइज स्टील से, ए। ठीक है, जो आपका ट्रेलिंग केबल है वो बनता किसका है? कॉपर से, कॉपर का। ठीक है, हार्ड कॉपर। हार्ड कॉपर। देखिए, उसमें स्टील का क्या, गैल्वेनाइज स्टील का उपयोग किया जाता है हार्डनेस के लिए, क्योंकि कॉपर बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, तो हार्डनेस के लिए उसमें गैल्वेनाइज स्टील का उपयोग किया जाता है। आर्मोर वायर्स ऑफ ट्रेलिंग केबल्स आर मेड ऑफ। ठीक है, आर्मोर मतलब ये आपका कॉपर हो गया, तीन जैसे आपके 5 कोर हो गए, उसके ऊपर आपका एक कवर होता है जो कि पूरा स्टील का बिछाया हुआ रहता है। आर्मोर वायर्स मतलब जो क्रॉस इसके ऊपर नहीं, एक सेफ्टी पर्पस के लिए रहता है। आर्मोर वायर्स उन्हीं को कहते हैं। ये वायर्स का अगर आप, रुक जाइए मैं आपको इसमें दिखाऊं, वायर्स अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। हम्म, ए, ये देखिए, ये आपका कंडक्टर हो गया, ये इंसुलेशन, ये मेटालिक शील्ड, ये इंसुलेशन, और ये जो 3 कोयर है, रुक जाओ, 3 कोर, 5 कोर, जस्ट अ सेकंड।
ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ कॉपर और एल्युमिनियम का कंडक्टर, या तो एल्युमिनियम का होता है कॉपर का, तो इसमें कॉपर के उपयोग किए हैं। पीवीसी इंसुलेशन, ये आपका बाहर में इंसुलेशन है। फिर आपका फिलिंग है। फिर चौथे नंबर पर देखिए रैप किया गया है। ठीक है। तो जिंक देखिए, 7वें नंबर का देखिए, जिंक प्लेटेड स्टील वायर। ये जो स्टील वायर है ना, इससे ऊपर का कवरिंग किया जाता है, उसके ऊपर आउटर सेट लगाया जाता है। मतलब आप जब उसे फाड़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक का काला काला मिलेगा, उसके ऊपर एक स्टील का क्रॉस कनेक्शन टाइप का मिलेगा। क्रॉस कनेक्शन मतलब उसके ऊपर बिछाया हुआ होता है। अगर मैं कहूँ तो ऐसे करके पूरा बिछाया हुआ रहता है। डिस्क डिस्क वायर पे आप देखेंगे स्टील वायर का ऐसे ऊपर ऊपर कवर रहता है, जब उसे हटाना पड़ता है, बहुत पतला पतला रहता है लेकिन रहता है। ठीक है, ये चीज लगाई जाती है। सबसे ऊपर आपका प्लास्टिक रहेगा, रबर का। उसके ऊपर स्टील वायर का ऐसा। तो आपसे वही बोला, आर्मोर वायर्स ऑफ ट्रेलिंग केबल्स आर मेड ऑफ। ठीक, आर्मोर मतलब बाहर का जो वायर है उसको बात कर रहा है। तो गैल्वेनाइज स्टील का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ये मैं अभी, अब आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बुशलोज रिले, बुशहोल्स रिले इज ए सेफ्टी डिवाइस माउंटेड इन ए। इसको मैंने मेरी क्लास में मैंने बताया है। बुशहोल्स रिले इज ए सेफ्टी डिवाइस माउंटेड इन ए कट आउट स्विच, गेट इन बॉक्स, स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन आपका जो है बुशहोल्स रिले 2015 से रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए भाई, मजहर अली जी, संजय तिवारी जी, ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तरीलाल जी ने बताया डी, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज डी। बुशोस रिले इज ए सेफ्टी डिवाइस माउंटेड इन ए ट्रांसफार्मर। चलिए, अभी ये अब आपको लोगों को बताना है, डोजर इज स्पेसिफाइड बाई। इसकी ये क्लास हो चुकी है, क्योंकि जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका क्वेश्चन आंसर आप ही लोग बताएंगे। बताइए, डोजर इज स्पेसिफाइड बाय, डोजर को स्पेसिफाइड किया जाता है किसके द्वारा? ब्लेड के साइज से, पावर ऑफ मशीन से, स्पीड ऑफ मशीन से। बोलिए। देखिए, साइज ऑफ ब्लेड तो सही है भाई, बिल्कुल स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि डोजर के सबसे आगे में मजहर अली जी का, बनवारी लाल जी का डी आया है। बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। डी। हम किसी भी डोजर को स्पेसिफाई करते हैं, उसके ब्लेड कितना बार में वह मटेरियल धकेलता है। ठीक है। एक बार में कितनी, मान लीजिए मिट्टी रखी हुई है, ये पूरा मिट्टी का ढेर रखा हुआ है, तो एक बार में ब्लेड कितना धकेलता है। एक बार में ब्लेड जो है कितना ढकेल देता है, आगे की ओर पुश कर देता है मटेरियल को, मिट्टी को। तो इसके लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। ठीक है, पावर चाहिए, और साइज ऑफ ब्लेड, ब्लेड का साइज चाहिए। तो ब्लेड का साइज भी डिपेंड करेगा और पावर डिपेंड करेगा। स्पीड से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डोजर क्या करता है, मटेरियल को ढकेल करके बर्म बनाने का काम करता है, पुश करने का काम करता है, ग्रेडिंग एक प्रकार से वह स्प्रेडर का काम करता है। तो इसका स्पीड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्या है, क्रॉलर माउंटेड है कि नहीं है? ये क्रॉलर माउंटेड है। चलिए, ये भी आपका क्लास में हुआ है। सॉलिड इंजेक्शन इन आईसी इंजेक्शन रिफर्स टू इंजेक्शन ऑफ, सॉलिड इंजेक्शन इन आईसी इंजन।
refers to injection of liquid fuel only, liquid fuel and air, solid fuel and air does not exist. बनवारी लाल जी ने भी नहीं बताया है, ना मजहर अली जी ने। कैसे मेरे दोनों दोनों स्टूडेंट्स नहीं बताए हैं। चलिए, सॉलिड इंजेक्शन जो होता है आईसी इंजन में रिफर्स टू इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल ओनली। देखिए, आपका जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ आईसी इंजन में लिक्विड फ्यूल ही जाता है। हमने कहीं भी पढ़ा है क्या कि सॉलिड लिक्विड फ्यूल में अपन सिर्फ और सिर्फ उस समय किसकी बात किए हैं? डीजल की, और बोला जाए तो अगर हमको बहुत ज्यादा आईसी इंजन में डालना भी रहता है ना, तो हम उसे, जैसे गैस है ना, तो हम उसे इतना ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि एज ए लिक्विड के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो सॉलिड का कोई काम ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गैस में जो एलपीजी यूज होती है, वो क्या रहता है, वो एक्चुअल में अंदर में इतना ज्यादा प्रेशर के द्वारा डाला जाता है कि वह लिक्विड के फॉर्म पे रहता है। ठीक है, जब उसे हम धीरे से खोलते हैं तो वो फिर गैस के फॉर्म में एयर से मिक्सचर होकर के, एयर के प्रेजेंस में वह गैस जब हमें रिलीज करते हैं तो गैस के रूप में रिलीज होती है। लेकिन जब हम उसे डालते हैं तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर से डालते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म पे रहती है। ठीक है, तो आईसी इंजन रिफर्स टू ए इंजेक्शन। चलिए, द मोटर यूज्ड इन सीलिंग फैन इज, सीलिंग फैन मतलब जो आपके घर में जो ऊपर में फैन यूज होता है सीलिंग फैन, तो उसमें कौन सा मोटर यूज किया जाता है? 53। स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, बी इज द राइट आंसर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। मजहर अली जी ने स्प्लिट फेज मोटर बोलते हैं, नहीं नहीं, मजहर अली जी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बोलते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर उससे वो किया जाता है ना, स्प्लिट फेज मोटर नहीं होता। चलिए, देखिए अब, मैग्नेटिक डिफेक्टोग्राफ टेस्ट ऑफ वाइंडिंग रोप इज रिक्वायर्ड टू कैरीड आउट व्हाट फ्रीक्वेंसी? 6 months, 9 months, every year, every 1.5 year, every 2 year? क्वेश्चन नंबर 54। मैग्नेटिक डिफ्टोग्राफ ऑफ वाइंडिंग रोप्स, मैग्नेटिक डिफ्टोग्राफ टेस्ट, पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक डिफ्टोग्राफ टेस्ट। ठीक है, वैसे ये बता दूं कि यह 6 मंथ्स में एक बार किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिफेक्टोग्राफ, डिफेक्टो, देखिए मैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि हम चुंबक लेते हैं, और डिफेक्टोग्राफ मतलब उसमें कितना डिफेक्ट आ रहा है। जैसे हम यहाँ से मैग्नेटिक दोनों तरफ से लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पास आपका रोप है, और हमने रोप के पैरेलल पर मैग्नेट को चलाया, तो देखिए सब जगह पर मैग्नेट का अगर सही रोप जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा दोनों तरफ। लेकिन जहां पास रोप में अंदर में कहीं कुछ टूटा फूटा या दूर राज पे होगा, तो वहां पास आपकी जो मैग्नेटिक लाइन है, वह डिफेक्टो मैग्नेटिक लाइन जो है, वो क्या होगी, जैसे आप हार्ट की बीट पढ़े हैं, तो वो सीधी दिखाई देती है जब वो फेल हो जाती है, और जब चलती है तो ऐसी 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 दिखाई देती, दिखी नहीं देती है। ठीक है, तो ये जो है, ये लाइन आपकी सीधी दिखाई देगी। जब ऐसे दिखाने लग जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि यहीं पास कहीं पास डिफेक्ट है। तो वह 6 महीने में एक बार की जाती है। मजहर अली जी 1 ईयर बोल रहे हैं, 54। मजहर अली जी मेरे हिसाब से 6 मंथ्स में एक बार। मजहर अली जी, आप एक काम करिएगा, कहीं पास होगा तो मुझे भेजिएगा, जो मुझे जानकारी उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ्स में एक बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैप लैंप इज, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका बताइए भाई, बताइए मजहर अली जी। ए कैप लैंप इज इंट्रिकली safe, flame proof, both A and B, all of the above, none of the above? बताइए भाई, ये क्या, ये बहुत ही मतलब कि बोला जाए तो मैनिंग सरदार, ओवरमैन, और आपका सेकंड क्लास, एसएमसी और एफएमसी सब में पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन सवाल है। ई बिल्कुल। ए कैप लैंप इज ए नाइडर इंट्रिकली सेफ नाइडर फ्लेम प्रूफ। बनवारी लाल जी, बनवारी लाल जी ने बी बोला था। बनवारी लाल जी फ्लेम प्रूफ नहीं, बिल्कुल नहीं। A cap lamp is neither intrinsically safe nor flame proof, वह दोनों ही नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, मजहर अली जी का सही था। अब ये बताइए, द स्टैटिक हेड, ये भी हुआ है क्वेश्चन क्लास में, द स्टैटिक हेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू द ब्लैंक ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। क्या होता है स्टैटिक हेड? स्टैटिक हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू द ब्लैंक ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड, प्रोडक्ट सम डिफरेंस डिवीजन। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 56। बताइए, मजहर अली जी का जवाब आ गया है। बनवारी लाल जी बताइए क्या होता है। जैसे आपका, ये आपका मान लीजिए पंप था, ठीक है, ये आपका पंप है, ये फुटबॉल हो गया, ठीक है, और ये आपका, तो क्या था, ये आपका मिडिल पॉइंट था, या ये आपका क्या होता था, ये आपका सन हेड था। एस, अच्छा एस मतलब सम। बी बोल दीजिए मुझे बनवारी लाल जी। बनवारी लाल जी ऑप्शन में कहीं एस है, ए बी सी डी ई में कहीं एस नहीं है। एस का मतलब मुझे समझना है कि सर आप समझ जाइए, एस का मतलब सम होता है। चलिए ठीक है बनवारी लाल जी। तो ये और ये क्या होता है, डिलीवरी हेड। तो ये डिलीवरी हेड, तो स्टैटिक हेड मतलब सक्शन प्लस डिलीवरी, ठीक है, तो ये सम है, दैट इज बी इज द राइट आंसर। चलिए, अनक्लचिंग ऑफ वाइंडिंग ड्रम कैन बी डन। अनक्लचिंग, जैसे क्लच, जो आपका वाइंडिंग ड्रम होता है, ड्रम में क्लचिंग किया हुआ रहता है, उसे अनक्लच कब किया जाता है? व्हेन द केज इज एट टॉप, व्हेन द केज इज एट बॉटम, व्हेन द केज इज एट मिड ऑफ द शाफ्ट, व्हेन द केज इज स्टॉप, व्हेन द केज इज रनिंग। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, अनक्लचिंग ऑफ वाइंडिंग ड्रम। आपका जो वाइंडिंग ड्रम होता है, ठीक है, वाइंडिंग ड्रम होता है, तो ये ड्रम में हमारा वायर लटा हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ से अपनी पुल्ली जो है रहती है, और यहाँ से आपका केज, ये आपका केज जाया हुआ रहता है, रहता है कि नहीं रहता? मजहर अली जी ने बी बोला है, ठीक है। तो अनक्लचिंग ऑफ वाइंडिंग ड्रम कैन बी डन। देखिए, जब आपका ये जो रोप है, ठीक है, जब पूरी तरीके से नीचे पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इसे क्लच, ठीक है, जब बॉटम पहुंच जाता है तो हम अनक्लच कर दो, अनक्लचिंग ऑफ वाइंडिंग था, उस समय हम क्लच को पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमने क्लच को छोड़ा, जैसे अपन गाड़ी में क्लच को छोड़ते तो झटका देता है ना, तेजी से भागना चालू कर देता है, तो हमें क्लच को तब छोड़ना है जब वह बॉटम पे रहे। जैसे आप गाड़ी कराते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप क्लच कब छोड़ते हैं? जब गाड़ी स्थिर हो। अगर आपने ऊपर में टॉप में छोड़ दिया तो द केज इज एट टॉप, ठीक है, तो टॉप में तो आप छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से नीचे जाने लग जाएगा,
हमें क्लच को जब बॉटम पे रहेगा तब छोड़ना है, या टॉप पे रहे लेकिन जब वह स्थिर पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि टॉप में, मिड में, शाफ्ट में, व्हेन द केज इज स्टॉप्ड, व्हेन द केज इज रनिंग। लेकिन ये जब रहेगा तो बॉटम में। बी इज द राइट आंसर। Which of the following force is not acted on a mine car when it is in motion? जब माइन कार आपका अंडरग्राउंड माइंस में मोशन कर रहा है तो कौन सा फोर्स है जो कि इसमें से नहीं लगता? बहुत ही आसान सवाल है। 58। क्वेश्चन नंबर 58, बताइए मजहर जी। देखिए, जब आपका माइन कार, ये आपका माइन रोड है, ठीक है, ये माइन रोड है, तो यहाँ पास वह ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसमें ग्रेविटी जी तो लगेगा ही, ठीक है। ग्रेविटी के अलावा आपका, जहां ये जब मोड़ आएगा, जब यहाँ पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पास मैंने बताया था कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपका लगेगा, ठीक है। इसके बाद ट्रैक्टिव फोर्स तो आपका लगना ही लगना है, खींचने का जो जब तक वो ट्रैक्टिव फोर्स कैसे नहीं लगेगा, अगर उसे फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तो उसे ट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, बचा ये टॉर्जन। टॉर्जन टेस्ट क्या होता है कि एक बॉडी जो फ्रीली फॉल है वह कितना रोटेट अपने आप में करती है, उसे टॉर्जन टेस्ट, कितना रोटेट किया जा सकता है, तो उसे टॉर्जन टेस्ट कहते हैं। तो बी जो होगा नॉट एक्टेड। बनवारी लाल जी का आंसर नहीं आया। मैक्सिमम इंक्लिनेशन इन ट्रेवलिंग रोड में हैव विच स्टेप्स और लेडर्स रिक्वायर्ड? इन डिग्री बताइए। मैक्सिमम इंक्लिनेशन इन ट्रेवलिंग रोडवे, आपका कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए कि हमें वहां पास स्टेप्स बनाने पड़ेंगे? मैक्सिमम इंक्लिनेशन इन ट्रेवलिंग रोडवे में एबव विच स्टेप्स और लेडर्स रिक्वायर्ड, जहां पास आपका स्टेप्स बनाना पड़ जाए। मतलब आपका इंक्लिनेशन अगर 10 है तो 10 डिग्री में तो आदमी आराम से सकता है, अगर 15 है तो और ज्यादा हो गया। तो कितना इंक्लिनेशन होने पर आपको वहां पास लेडर्स मतलब सीढ़ी बनाना पड़ेगा? ये रेगुलेशन का क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये रेगुलेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 30 डिग्री से ज्यादा होने पर, जैसे मान लीजिए हम अंडरग्राउंड पे, क्या होता है अंडरग्राउंड पे, अगर ऐसी रोड है तो कोई डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मान लीजिए 10 डिग्री है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये 30 डिग्री हो जाता है इंक्लिनेशन, ठीक है, तो हमको क्या करना है, वहां पर सीढ़ी बना के देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 डिग्री है उसके बावजूद आप ऐसे इंक्लिनेशन में चढ़ा रहे हैं, आपको सीढ़ी बनाना है। क्यों? क्योंकि आदमी अगर थक जाता है तो थोड़ा सा वहां सुस्ता सकता है। अगर आप ऐसे इंक्लिनेशन बना देंगे तो सामान लेकर के पीछे की ओर गिर सकता है वह, इसलिए हमें वहां पास लेडर्स बनाने हैं। 45 डिग्री होने पर क्या देना है, दोनों तरफ आपको रेलिंग्स बैठाना है, ठीक है, दोनों तरफ, और सेफ्टी बेल्ट रखना है दोनों तरफ। लेडर, ये मतलब कि अपन सीढ़ी जो बनाते हैं तो घर में, तो साइड साइड में ये देते हैं ना हाथ पकड़ने के लिए, तो 45 डिग्री अगर है तो सीढ़ी तो बनानी है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री के बाद सीढ़ी है, और साइड में आपको ये रेलिंग लगवानी है, फेंसिंग साइड में, जो फेंसिंग है रेलिंग टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाते हैं। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 2015 का, ये क्वेश्चन हुआ है क्लास में, बताइए। 2015 का रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, आना चाहिए सभी को। मैंने समझाया भी है क्लास में। एनी ऑब्सक्योर फिजिकल चेंजेस इन द रोप ड्यू टू रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, बोल रहा है। अगर स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब वो क्या होता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब किसी भी रोप में
किसी भी एरिया, मान लीजिए ये आपका रोप है, ठीक है, इस रोप में अगर हम लगातार एक प्रकार का स्ट्रेस डालते रहेंगे, फैटिग, बिल्कुल मजहर जी, बहुत अच्छा मजहर जी, आपकी तैयारी अच्छी है, आप में कॉन्फिडेंस कम है। आज सुबह आप बोल रहे थे हमारा कि नहीं है, ऐसा है वैसा, आपकी तैयारी अच्छी है। इज द राइट आंसर, फैटिग। बनवारी लाल जी बिल्कुल आपका भी अच्छा है, फैटिग। बार बार जो स्ट्रेस लगता है किसी पार्टिकल पर, तो हम वहां पर अगर कोई फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार का फोर्स जब किसी एरिया पे बार बार लगता है, ठीक है, जैसे कि वाइंडिंग है, वाइंडिंग वो चीज बार बार लगती है, तो हम ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, और अगर ऐसे लगातार फोर्स में उस एरिया पे लगातार सेम फोर्स लगने पर कोई फिजिकल चेंजेस आते हैं, तो हम उसे एक नाम देते हैं जिसका नाम फैटिग। 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ब्रेकिंग ब्रेकिंग लोड सर्टिफिकेट फॉर वाइंडिंग रोप रिक्वायर्ड एज पर 2000 सीएमआर 2017 रेगुलेशन नंबर, ये देखिए रेगुलेशन से आपका 70वां सवाल। बताइए भाई, ब्रेकिंग लोड, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रेकिंग लोड सर्टिफिकेट के लिए रेगुलेशन 85। 85 ये आपका नीचे ही है। देखिए, फॉर एवरी रोप इन यूज और इंटेंडेड फॉर यूज, ऐसा हर एक रोप जो कि उपयोग में आ रहा है या फिर हमारी ऐसी सोच है कि हम आगे चल के उसे यूज करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट शोइंग इट्स ब्रेकिंग लोड। हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ब्रेकिंग लोड का, उसकी क्वालिटी का, उसके कंस्ट्रक्शन का, उसके डायमीटर का, ऑब्टेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। ठीक है, कहाँ से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के द्वारा वो दिया जाएगा कि उसमें ब्रेकिंग लोड कितना, कितना लोड, कितना कैपेसिटी, मतलब कितना हुआ लोड उठाने के बाद ब्रेक करेगा, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिटी का, कंस्ट्रक्शन का, डायमीटर का, and a history of its use, including a record of diameter of the drum, sieves and pulleys used in the conjunction with the rope, shall be kept in a bound page book kept for the purpose। इसी हिस्ट्री आपको एक बाउंड पेज बुक में रखनी है। ठीक है, तो ये आपका होगा रेगुलेशन नंबर 85 का सब रेगुलेशन नंबर 3। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे एजेंट हैं, अब एजेंट है तो आपके पास कोई रोप वाला कोई ऐसा आदमी आया कि भैया हम ऑनर हैं, हम इस फलाना माइंस में क्या लगाना चाहते हैं, रोप लगाना चाहते हैं, तो आपके पास 10 आ जाएंगे। अब 10 आपके पास मैन्युफैक्चरर आया है, तो आप एट द टाइम वहां पास क्या होगा, वो सर्टिफिकेट देगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसे सीज कर सकते हैं, उस कंपनी को बंद करवा सकते हैं। ठीक है, इस कारण से वो सर्टिफिकेट देगा, वरना आपके पास क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता करेंगे, आपके पास तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आपके पास लेबोरेटरी तो है नहीं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की ड्यूटी है कि वह हर एक ऐसा रोप जो भी कंस्ट्रक्शन, उसका डायमीटर, ब्रेकिंग लोड और क्वालिटी के साथ आपको देगा। चलिए, तो दैट इज राइट आंसर इज सी। भैया फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज रिपीटेड। इसको भी मैं नहीं बताऊंगा, 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, ये 2015 का रिपीटेड नहीं है, ये क्वेश्चन को मजहर अली जी ने मुझसे पूछा था। मजहर अली जी इसका जवाब दिया, मजहर अली जी ने इसका मुझसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, electromagnetic force generated by an alternator, depends upon the speed n and number of poles p। मतलब स्पीड आपका n है, ठीक है, और नंबर्स ऑफ पोल जो है, नंबर ऑफ पोल्स जो है वह p है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड बाय अल्टरनेटर, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी नापी जाएगी। तो मैंने मजहर अली जी को इसका आंसर बताया था। बताइए मजहर अली जी, ये क्वेश्चन को मजहर अली जी ने मुझे भेजा था, मुझे लग रहा है कि वो किसी, मतलब कि कहीं से वो पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजा था।
बताइए, मजहर अली जी का सब आंसर नहीं आया, लग रहा भूल गए क्या? समझाया भी था मैंने कि देखिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जब हम दो पोल्स के बीच में, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ पोल, जब दो पोल्स के बीच में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइन से जो एक फोर्स डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। डी गलत। 62 का किसने बोला डी? मजहर अली जी ने बोला। बाप रे, मजहर अली जी, इसका मैंने आपका आंसर बताया था। जो दैट इज राइट आंसर इज पोल मल्टीप्लाई बाय स्पीड बाय 120। राइट, द राइट आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन मजहर जी ने भेजा था। चलिए, बनवारी लाल जी का तो नहीं पता था मुझे, लेकिन डी नहीं, डी इज द रॉन्ग आंसर। आप देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर आपको निकालना है, जहां पास आपके पोल्स हैं, पोल्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, अल्टरनेटर डिपेंड्स ऑन द स्पीड, मतलब जिस स्पीड से आपका अल्टरनेटर घूम रहा है पोल्स पोल्स के बीच में, ठीक है, तो उसका स्पीड होगा। तो ये Pn/120। ठीक है, तो अगली बार आपको क्या दे देगा कि अगले अगले देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में कैसे बन जाता है, भैया अगली बार आपको नंबर ऑफ पोल्स दे दे 2, ठीक है, और स्पीड दे देगा, मान लीजिए नंबर ऑफ दिया 2, ठीक है, और स्पीड दे दिया आपको मान लीजिए 100, 120। ठीक है, अब आपका फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 × 120 डिवाइडेड बाई 120, ये कट गया। ठीक है, राइट आंसर इज 120। बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। अब इसमें तो आप तुरंत आंसर देना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60 दिख रहा सभी को? बोलेंगे तो बड़ा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए, नो हॉल रोड। क्वेश्चन नंबर 63 का ई सभी ने जवाब दिया है बिल्कुल। जब आप लोगों ने दोनों ने ई दे दिया तो मैं भी बदलूंगा नहीं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 64। भैया इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, ये पढ़ाया हुआ, क्लास में पढ़ाया हुआ आंसर है, मजहर अली जी और बनवारी लाल जी। आप दोनों इसका आंसर सोच समझ के दीजिए। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, बहुत सोचने वाला भी नहीं है, बस आपको नॉर्मल सी, द रिटार्डर, किसका है? मजहर अली जी का आंसर आने दीजिए। द रिटार्डर इन ए डंपर हेल्प्स द डंपर, क्या बोल रहा है? जो रिटार्डर ब्रेक रहता है, ठीक है, तो रिटार्डर डंपर को कहाँ काम करता है? लेवल लेवल रोड पर, अप द ग्रेडियंट, डाउन द ग्रेडियंट, ऑल ऑफ द अबव। मजहर अली जी बताइए। नन ऑफ द अबव। जब तक आप नहीं बताएंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। सोच समझ के बताइए। इतना आसान सवाल है ये, बहुत ज्यादा। सिर्फ नॉर्मल रिटार्डर मतलब क्या होता है कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो जो आपका गाड़ी का ब्रेक है, सी, चलिए याद हो गया, दैट इज सी इज द राइट आंसर, डाउन द ग्रेडियंट। देखिए, जब हमारी गाड़ी अप लेवल पे जा रही है तो उस समय हमें क्या ही जरूरत है? जब हमारी गाड़ी अप लेवल पे जा रही है तो हमें क्या जरूरत है? आप मुझे ये बताइए, हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उस समय हमें रिटार्डर की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी गाड़ी अपने आप स्लो है, उन्हें तो हमें तो और एक्सीलेटर देना पड़ेगा चढ़ाने के लिए। लेवल पे नॉर्मल स्पीड पे चल रही, रिटार्डर हमारा उसी समय रिटार्डिंग काम आता है कि जब हम डाउन ग्रेडियंट पे चलते हैं तो गाड़ी अपने आप जब 30 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड ना होने दे, दैट इज रिटार्डर। सी इज द राइट आंसर। मजहर अली जी कहीं खो जाते हैं, लग रहा है कुछ और काम में बिजी हैं।
वो फिर अचानक से क्वेश्चन देते हैं, फिर 2 बार ऑप्शन में करा देते हैं, समझाना पड़ता है थोड़ा सा। चलिए, फिर ये क्वेश्चन आप ही लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए भाई। इंस्पेक्शन ऑफ वाइंडिंग इंजन टू एसरटेन द कंडीशन ऑफ इट्स इंटरनल पार्ट टू बी कैरिड। जो वाइंडिंग इंजन में इंटरनल पार्ट्स रखते हैं तो उनके कंडीशंस को कितने दिन में एक बार चेक किया जाएगा? 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, 1.5 साल में? 1 ईयर। चलिए, बिल्कुल सही, 12 मंथ्स में, दैट इज डी। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्विच गियर एंड पावर ट्रांसफॉर्मर वी यूजली यूज। ये चीजें मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई है, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 रहने दीजिए, इसको आप दीजिए। मैं जब आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पढ़ाऊंगा, सीईए 2010, ठीक है, तो उसमें इन चीजों को मैं समझाऊंगा, एल टाइप, एच टाइप। वैसे द राइट आंसर इज एच टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। एच टाइप स्ट्रक्चर का हम उपयोग करते हैं जहां भी हमें पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करना रहता है या फिर स्विच गियर का यूज करना रहता है। एच टाइप स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? ये देखिए, ये देखिए, कैसा स्ट्रक्चर है ये आपका एच टाइप है कि नहीं है, स्क्वायर शेप में? ये जहां भी इंस्टॉल किया जाता है, देखिए प्राइमरी कॉइल, इसे एच टाइप स्ट्रक्चर हम बोला गया है। देखिए, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर, देखिए इसमें भी आपको समझ में आएगा, एच टाइप। इसको मैं बता आपको, इस समय आप ही रहने दीजिए। द बैक प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन इज यूजली, इसको मैंने बताया है, इज द ऑर्डर ऑफ द बैक प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन। मुझे अभी 67 का मुझे तो याद है क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर बी। ये किसका आंसर बता रहे हैं आप दोनों? द बैक प्रेशर, ठीक है, द बैक प्रेशर ऑफ पेट्रोल इंजन इज यूजली ऑफ द ऑर्डर 180, 1.280, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। ये मेरे क्लास में हुआ है कि जब आपका पेट्रोल इंजन जब आप चालू करते हैं ना, तो वो बैक प्रेशर मारता है, तो वो कितने का मारता है? दैट इज 1.280 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए अब आप लोग। द टाइप ऑफ चेन strand used in the AFC in a long wall phase: single center chain strand, double center chain strand, double outboard chain strand, triple chain strand, all of the above. क्वेश्चन नंबर 68। जो आर्मोर्ड फेस कन्वेयर होता है, जैसे कि आप देखा होगा, ठीक है, तो उसमें द टाइप ऑफ चेन स्टैंड्स, मतलब जो आपका आर्मोर्ड चेन, जैसे ये फ्लाइट बार है,
ठीक है, तो ये आपका चेन है, फिर ये फ्लाइट बार है, फिर ये चेन है, फिर आपका फ्लाइट बार है, फिर ये चेन है। तो आपका जो एएफसी होता है, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर इन ए लॉन्गवॉल फेस, तो किस टाइप का चेन स्टैंड यूज होता है एएफसी में? ये सिंगल वाला, या फिर ये आपका फ्लाइट बार है, ठीक है, तो ये दोनों तरफ वाला डबल चेन स्टैंड, कौन सा वाला? तो ये भी यूज होता है और डबल भी यूज होता है। ठीक है, ट्रिपल चेन स्टैंड के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो अगर दो सही है मतलब कि इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। ये मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से भी और नॉर्मल माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जितने पावर का चाहिए आपको, जैसे कि मान लीजिए कि आपका, अब ये कैसे डिसाइड होगा? भैया इतने मटेरियल को आप कितने एक बार में, जैसे मान लीजिए आपने डबल ड्रम सीरियल लगा दिया, तो एक बार में और आपका जो विड्थ है वो भी लगभग आपका 8 मीटर की कोल सीम है। इतनी मोटी बीट को आप जो कोला एक बार में इतना सारा कट करेगा, तो हमको सिंगल चेन से काम नहीं चलेगा, टूट जाएगा, तो हम डबल या ट्रिपल चेन लगा देते हैं। तो इसलिए सारा ही चेन अपन उपयोग करते हैं। 69 देखिए, इनडायरेक्ट हॉलेज यूज इन अंडरग्राउंड एट पीक, एट हाई पीक पावर डिमांड्स इज व्हेन, सबसे ज्यादा डिमांड कब होती है हॉलेज की? ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है, आप लोग बताइए। लोड स्टार्ट्स इट्स जर्नी अप टू द ग्रेडियंट, लोड इज एट मिडिल ऑफ जर्नी, लोड इज एट एंड ऑफ द जर्नी, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सबसे ज्यादा पावर डिमांड कहां पास होगी? क्वेश्चन नंबर 69। मैं इसको चाहे, अच्छा चाहे आपका ये वाला हो पावर डिमांड, और चाहे आपका वाइंडिंग वाला हो, दोनों में ही मैंने आपको समझाया कि कहा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों ही। चलिए, ये अच्छी लगती है कि पढ़ाई हुई तो काफी कुछ एक्सप्लेन किया गया, वो आपको याद है। ए इज द राइट आंसर। देखिए, टॉर्क मैंने बताया, टॉर्क क्या होता है, पावर क्या होता है? ये हॉलेज वाला है, घूमने वाला, ठीक है, रोटेटिंग। तो मैंने क्या बोला कि आपका टाउ मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ये आपका पावर हो गया, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये आपकी हो गई लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोशन के लिए, और ये आपका हो गया रोटेशनल मोशन के लिए। ये किसके लिए हो गया? रोटेशनल मोशन के लिए। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये लीनियर मोशन, ये रोटेशनल मोशन, ये आपका लीनियर मोशन। अब इसमें जब लोड आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको टॉर्क, सबसे ज्यादा फोर्स कब लगाना पड़ता है? स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम, न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है? जो बॉडी रेस्ट में हो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो बॉडी मोशन पे हो मोशन पे। तो एक बार आपने मोशन दे दिया, तो आपका पावर कम खर्च होगा।